हाँ, तो कैसे मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग इतिहास स्टार्ट किए थे, जिसमें एक क्लास पीछे हो चुका है। तो जो बच्चे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं, कृपया करके पीछे का लेक्चर जरूर देखें, क्योंकि पीछे पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज हम लुई सोलमा के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। कल जहाँ तक बताए थे बेसिक के साथ साथ लुई सोलमा के बारे में बताए थे। आज हम लोग लुई सोलमा के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम लोग लुई सोलमा के बारे में एकदम विस्तार से पढ़ेंगे, समझ गए। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज ध्यान देंगे, यह पार्ट 2 है, यानी यह जो चैप्टर अभी हम पढ़ा रहे हैं इतिहास का, यूरोप में राष्ट्रवाद। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप क्या होता है? यूरोप क्या था? एक महादेश था जिसमें 44 से 45 देश आता है। उसी के एक छोटा सा देश फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझे। अब बात करते हैं ये राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद भी हम आपको बता दिए थे। राष्ट्रवाद क्या है? यह एक भावना है जो किसी व्यक्ति के अंदर पनपता है, समझ गए। ये क्या है? भावना है, यानी अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम को क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद। चलिए यह चैप्टर क्या है? एक है हमारा, समझ गए। उसका लेक्चर नंबर कितना है? 2, यानी पार्ट 2 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, आपको कहेंगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब। चलिए अब हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपसे यही पूछेंगे, इतिहास क्या है और इनके जनक के बारे में बताइए। इतिहास और जनक बताइए। इतिहास छोड़िए, इसका इतिहास का जनक के बारे में बताइए। इतिहास का जनक कौन है बताइए। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, समझ गए। चलिए तो हम लोग पढ़ रहे थे लुई सोलमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे? लुई सोलमा के बारे में। एक बात बताइए, जो हम चैप्टर स्टार्ट किए यूरोप में राष्ट्रवाद, तो पहले के समय में राजा हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजा। राजा का क्या नाम था? लुई सोलमा। क्या नाम था? लुई सोलमा। यह कौन से वंश से आते थे? इनका वंश का क्या नाम था? यानी इनका पार्टी कहिए तो पार्टी। यह कौन से वंश के थे? तो यह बुर्बो राजवंश से थे। कौन से वंश से थे? बुर्बो राजवंश के थे, समझ गए। यह बुर्बो राजवंश के थे। चलिए अब हम आगे जानकारी क्या देंगे आपको। यहाँ इन्होंने किस प्रकार के राजा थे? ये जो लुई सोलमा थे वो किस प्रकार के राजा थे? ये लुई सोलमा निरंकुशवादी राजा थे। कैसे राजा थे? निरंकुशवादी थे, समझ गए। निरंकुशवादी राजा थे। किस प्रकार के राजा थे? तो निरंकुशवादी थे। निरंकुशवादी का कहने का मतलब ये हुआ, जो जनता पे शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। यह एकदम निरंकुशवादी, भ्रष्टाचारी, जितना जो कह सके वो क्या है, एकदम इस पे कम था। चलिए तो अब बात करते हैं आगे। इन्होंने सबसे पहले देखिए, इनके समय में 2 ही आदमी को इज्जत मिलता था। इनके समय में किसको किसको इज्जत मिलता था? एक वर्ग थे पादरी। क्या थे? पादरी। और दूसरा कौन थे? कुलीन वर्ग थे। कौन थे? कुलीन वर्ग थे। बस यही दोनों को क्या मिलता था इनके समय में? इज्जत मिलता था, समझ गए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इन्होंने सबसे अति कब किया? इन्होंने सबसे अति कब किया? इन्होंने सबसे अति मतलब ये सबसे खराब काम, अपना जीवन का सबसे खराब काम किया, समानती व्यवस्था को लागू करके। क्या किया? अपना जीवन का सबसे खराब काम ये क्या किया? समानती व्यवस्था लागू किया। क्या किया? अपना जीवन का ये सबसे खराब काम क्या किया? तो समानती व्यवस्था लागू किया। इन्होंने अपना जीवन का सबसे खराब काम क्या किया? समानती व्यवस्था लागू किया। और ये समानती व्यवस्था में क्या होता था? जमींदारों से ज्यादा अधिकार किसका होता था? सामंत को मिलता था। किसको मिलता था? जमींदारों से ज्यादा किसान, और जमींदार उससे ज्यादा वैल्यू किसका हुआ करता था? सामंत का। यानी खेत आपका, उपजा करे आप, अब उस पर अधिकार किसका? तो
सामंत का अधिकार हुआ करता था। समझ गए? तो देखिए इनके समय में यही सब परेशानी था। इन्होंने सबसे अति कब किए, जब इन्होंने समानती व्यवस्था को क्या किया, लागू किया। उसके बाद इसमें मध्यम वर्ग के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? ये मध्यम वर्ग क्या होता है, एक हमें ये भी जानना होगा, मध्यम वर्ग, मध्यम वर्ग के बारे में जानेंगे। समझ गए? किसके बारे में जानेंगे हम लोग? मध्यम वर्ग के बारे में। उसके बाद यही नहीं, हम लोग मध्यम वर्ग के साथ ही स्वरहरा वर्ग के बारे में भी जानेंगे। किसके बारे में? स्वरहरा वर्ग के बारे में जानेंगे। समझ गए? अब देखिए आपके पास 2-3 नया सेंटेंस आ गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या करते थे, वही समझ गए, इन्होंने अपना साम्राज्यवाद का बढ़ावा देता था। इन्होंने अपना साम्राज्यवाद को बढ़ाने में लग गया था। ये जो लुईस सोल्मा थे वो क्या करने में लग गए थे? अपना साम्राज्यवाद को बढ़ाने में। समझ गए? या किस में लग गए थे? तो अपना साम्राज्यवाद को बढ़ाने में। इन्होंने किस में लग गए थे? अपना साम्राज्यवाद को बढ़ाने में लग गए थे। अब ये साम्राज्यवाद क्या होता है, यहाँ से देखिए 3-4 छोटा छोटा प्रश्न बनता है। समझ गए? पहला प्रश्न ये बनता है जो मध्यम वर्ग क्या है, दूसरा प्रश्न बनता है जो स्वरहरा वर्ग क्या है, तीसरा प्रश्न ये बनता है जो समांती क्या है, समांतवादी या समांतवादी व्यवस्था क्या है, और चौथा प्रश्न बनता है साम्राज्यवाद क्या है। समझ गए? यह चारों क्वेश्चन यहाँ से छोटा छोटा बनता है, जिस चारों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से अभी देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो मध्यम वर्ग क्या होता है और स्वरहरा वर्ग क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं समांती व्यवस्था यानी समांतवादी क्या होता है। समांतवादी क्या होता है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, समांतवादी क्या होता है। देखिए समांतवादी में क्या होता था, समांतवादी कहें या समांती व्यवस्था कहें या समांतवादी कहें, दोनों का मतलब क्या है, सेम। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, समांतवादी किसे कहते हैं या समांती व्यवस्था क्या है। आपको इस समांती व्यवस्था में यह एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें किसान और जमींदार से ज्यादा वैल्यू किसका दिया जाता था, अधिकार समांत को दिया जाता था। क्या लिखेंगे समांतवाद में, क्या लिखेंगे हम लोग, यह एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें किसान और जमींदार से अधिक अधिकार समांत को दिया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतवाद कहते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग बहुत आसानी से बहुत बारीकी से दे देंगे। चलिए भाई क्वेश्चन आपका क्या है, समांतवाद क्या है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, समांतवाद क्या है, तो शासन कहेंगे समांतवाद क्या है, तो कहेंगे वैसन शासन प्रणाली जिसमें समांतो या जमींदारों को किसान से ज्यादा अधिकार दिया जाता था। यानी किसान और जमींदार से ज्यादा अधिकार किसका दिया जाता था, समांत का। किसको अधिकार दिया जाता था, समांतों को क्या किया जाता था, अधिकार दिया जाता था। किसान और जमींदार से ज्यादा अधिकार किसको दिया जाता था, तो समांत को दिया जाता था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतवाद कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, समांतवाद। तो समांतवाद एक ऐसी व्यवस्था था जिसमें किसान और जमींदार से ज्यादा अधिकार किसको मिलता था, समांत को मिलता था। चलिए अब आगे बात करते हैं मध्यम वर्ग क्या होता है। मध्यम वर्ग कहने का मतलब नहीं समझे, मिडिल क्लास। जैसे कि मध्यम वर्ग में आ जाते हैं ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब, यानी मीडियम। मध्यम वर्ग कहने का मतलब ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा गरीब। और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो होते थे ना, वो मध्यम वर्ग होते थे। यानी सबसे अधिक पढ़े लिखे अभी भी कौन है, मध्यम वर्ग। यह सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता था। समझ गए? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग कौन होता था, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग कौन होते हैं, मध्यम वर्ग होते हैं। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ग कौन होते हैं, मध्यम वर्ग। तब ना देखते हैं अधिकांश हम लोग के मुंह से क्या निकलता है, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। क्या निकलता है मुंह से, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार से गुजरते हैं। हम लोग कौन से परिवार से हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से। आप लोग हमेशा मुंह से यही आता है जो हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से। और मिडिल क्लास फैमिली के बच्चा को सबसे मूल जो काम है ना, उसका पढ़ाई लिखाई होता है। और मध्यम परिवार के जो बच्चा होते हैं उसके पास सिर्फ एक ही साधन होता है, या तो कोई बिजनेस करेगा या तो कोई छोटा मोटा नौकरी करेगा। तो मध्यम वर्गीय परिवार का बस एक ही साधन है, वो तो पढ़ेगा लिखेगा। उसे पढ़ा लिखा के क्या कराया जाता था,
नौकरी कराया जाता है, अब उसके पास उतना पूंजी भी नहीं होता है जो बहुत बड़ा बिजनेस करेगा, समझ गए। तो मध्यम वर्गीय परिवार एक ऐसा परिवार होता है जिसमें या तो छोटा मोटा व्यापारी हो या छोटा मोटा नौकरी करके अपना परिवार का गुजारा करे, यानी भरण पोषण करे। इसे क्या कहते हैं हम लोग? मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार का मतलब समझे आप लोग, छोटा मोटा बिजनेस यानी व्यापारी, छोटा मोटा व्यापार या तो छोटा मोटा नौकरी करके अपना परिवार का क्या कर सके? भरण पोषण कर सके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, समझ गए। जैसे कि देखिए, इस संसार में एक ही आदमी पर देखिए, एक तो सबसे अमीर है, यदि सबसे अमीर की बात करें तो कौन है? बिजनेसमैन है, अंबानी, अडानी, ये सब क्या है? पैसा वाला है। देखिए जैसे कि मुकेश अंबानी, वो जो अपना काम छोड़ेंगे तो उसका बेटा वहीं से अपना काम करना शुरू करेगा। तो बड़का पैसा वाला बच्चा का क्या होता है, उसे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होता, वो जहां तक सका वहां तक पढ़ता है, उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता, अपना बाप दादा संपत्ति को संभालने लगता है। अब जो सबसे गरीब है, जो निम्न वर्गीय परिवार है, देखिए जो निम्न वर्गीय परिवार है वो बच्चा को पढ़ा नहीं पाता है, जो निम्न वर्गीय परिवार है वो बच्चा को पढ़ा नहीं पाता है, और मध्यम वर्गीय परिवार है उसका एक ही साधन है जो बच्चा को क्या करता है? पढ़ाता है। मिडिल क्लास फैमिली के आदमी क्या करता है? बच्चा को पढ़ाने लिखाने पे ज्यादा जोर देता है, क्योंकि उसके पास कोई साधन इसके सिवा होता नहीं। इसलिए जो मध्यम वर्ग से होते हैं वो ज्यादातर कोशिश करते हैं जो हमारा बच्चा पढ़ ले। तो जो सबसे निम्न वर्ग के परिवार के हैं, जो निम्न वर्गीय परिवार से है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता जो बच्चा को पढ़ा सकता है। जो बहुत पैसा वाले हैं उसका बच्चा पढ़ता नहीं। और मध्यम वर्ग के सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जो वर्ग होता है वो कौन होता है? मध्यम वर्ग होते हैं, समझ गए। तो मध्यम वर्ग क्या है? तो कह देंगे समाज में रहने वाले वैसे लोग, समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे मोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे मध्यम वर्ग कहते हैं। समाज में रहने वाला वैसा लोग जो अपना परिवार का भरण पोषण छोटा मोटा नौकरी या व्यापार से करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मध्यम वर्गीय परिवार कहते हैं, समझ गए। इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब आता है एक स्वरहरा वर्ग। क्या आता है? स्वरहरा। देखिए नाम से आपको ही पता चलता होगा, स्वरहरा वर्ग यानी सभी दिशा से हरा हुआ वर्ग को क्या कहते हैं? स्वरहरा वर्ग कहते हैं। देखिए इसका यदि सेंटेंस को तोड़ेंगे, देखिए स्वर का मतलब क्या होता है? स्वर मतलब होता है सभी, स्वर मतलब क्या होता है? सभी। और हरा मतलब समझते हैं, यानी सभी दिशा से हार गया, सभी दिशा से क्या हो गया है? हार गया। इसी को क्या कहते हैं? स्वर हरा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? स्वर हरा कहते हैं। यानी सभी दिशा से हरा हुआ वर्ग को ही क्या कहते हैं? स्वर हरा वर्ग कहते हैं। इसमें आ जाते हैं गरीब, किसान, मजदूर, ये सब क्या है? जैसे कि बात करें मजदूर की, यह भी बेचारा सभी दिशा से हार गया। तो बात करते गरीब की, यह भी सभी दिशा से हारा। वही बात करते किसान की, यह भी बेचारा, देखिए किसान भी, उसके पास उतना पूंजी नहीं होता है जो बहुत अच्छा खेती कर पाएंगे, समझ गए। तो इसीलिए यह सभी दिशा से क्या है? हरा हुआ वर्ग है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वर हरा वर्ग कहते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा है, इसीलिए इसमें VVI लगा देंगे। इसमें क्या लगाएंगे? VVI लगा देंगे। वह समाज में रहने वाले वैसे लोग जो गरीब, किसान, मजदूर लोग इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वरहरा वर्ग कहते हैं। और इनके पास पूंजी का अभाव होता है। यदि इनके पास, किसान के पास पूंजी रहता तो अच्छा खेती करता, कोई मजदूर के पास पूंजी रहता तो कोई बिजनेस करता। अब कोई गरीब आदमी है, उसे कहेंगे अपने घर से 10,000 दो, तो देने में असक्षम हो जाएगा। कोई किसान है, उसे कहेंगे 1 लाख रुपया घर से निकाल के देने के लिए दे सकते? नहीं दे सकते। कोई मजदूर है, उसे कहेंगे 50,000 लाओ, दे सकता है? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि यह सभी दिशा से हार चुका है, समझ गए। तो कहेंगे समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, वह ये मजदूर का सबसे बड़ा खासियत क्या है? ये 400-500 दिन का कमाते हैं, लेकिन उसमें से यह 100 रुपया का सबसे पहले साल में दारू पिएगा, समझ गए। साल में जो है 100 का क्या करेगा? सबसे पहले दारू पिएगा। अब हमने जितना मजदूर से अभी तक मिले ना, हम सबसे यह बात पूछते हैं, आखिर आप दारू क्यों पीते हैं 100 रुपया का? आप उस पैसा को बचा भी तो सकते हैं। उन्होंने कहते हैं हम दारू जो नहीं पिएंगे काम नहीं कर पाएंगे, पिएंगे नहीं तो जिएंगे नहीं, इसीलिए हम क्या करते हैं? पीते हैं। तो बाबू क्या है? स्वरहरा वर्ग क्या है? तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। और इनके पास पूंजी का क्या होता है? अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है, समझ गए। उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वरहरा वर्ग कहते हैं। जिसके कारण क्या होता है? जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति क्या होती है? दयनीय होती है।
किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, इसकी स्थिति क्या होती है, बहुत दयनीय होती है। जैसे बात करते हैं किसान की, किसान की देखते हैं बहुत अच्छा से, बहुत जतन से, बहुत मेहनत से खेती करता है। किसान जो होते हैं बहुत जतन से, बहुत मेहनत से खेती करते हैं। कभी देखते हैं सुखाड़ आ जाता है, कभी देखते हैं बाढ़ आ जाता है, सब सबसे लड़ता है, लेकिन किसान उस भगवान से लड़ता है। किसान जो है भगवान से लड़ता है, सब सबसे लड़ता है, लेकिन किसान भगवान से लड़ता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो अपना पूंजी यानी अपना संपत्ति, अपना पूंजी को छोड़ देगा खुला में, लेकिन एक किसान के पास ऐसा कलेजा होता है जो अपना पूंजी को छोड़ देता है खेत में। यानी वो जो खेती करता है वो उसका पूंजी है, वो पूंजी को खेत में छोड़ देता है। कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं है जो अपना संपत्ति को छोड़ सकता है खुला में, लेकिन किसान के पास इतना जिगर होता है, इतना कलेजा होता है जो अपना संपत्ति को क्या करता है, बाहर में खुला में छोड़ देता है। समझ गए? तो किसानी के पास ऐसा हिम्मत होता है, जो सब कुछ लूट जाता है तो वो किसान करने के लिए क्या होते हैं, तैयार होते हैं। यदि किसान में होता तब सोचिए। अभी एक बात गौर करके देखिए, ये पानी का सबसे अच्छा धंधा चल चुका है। पानी का जो है, पानी का बहुत अच्छा धंधा। देखिए, जो पानी फ्री में मिल रहा था उस पानी का कीमत अभी 30 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर मिलता है। अब सोचिए, इस पानी को कंपनी सब 30 रुपये बेचता है। यदि यही अनाज किसान उपजाना छोड़ दे, वो कंपनी सब जो उपजा के बेचेंगे, सोचिए ये अनाज कितना रुपये केजी मिलेगा। बहुत लॉजिकली बात है, ध्यान से सुनिएगा। समझ गए? चलिए, अब आते हैं साम्राज्यवाद। ये साम्राज्यवाद क्या होता है, किसकी बात करते हैं, साम्राज्यवाद। समझ गए? साम्राज्यवाद, ये साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, साम्राज्यवाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है वो होता है शोषण करना। क्या करना? शोषण करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोषण करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोषण करना। अब एक बात बताइए, ये साम्राज्यवाद का विस्तार कर देते हैं। जैसे हम हैं यहाँ पे, हमारा ये भारत है, समझ गए? इसके बगल में एक छोटा सा देश है नेपाल। ये क्या है? भारत है। ये बड़ा देश है भारत, यानी ये बड़ा है तो सभी समझिए ये शक्तिशाली है। और ये क्या है? कमजोर है। जब भारत हो गया, अब ये क्या है? नेपाल है। ये क्या है? नेपाल है। ये कमजोर है, समझ गए? ये छोटा देश। अब देखिए, अब छोटा देश है, इस पे हम जबरदस्ती कब्जा जमा देंगे और इसे हम अपना में मिला लेंगे, तो हमारा साम्राज्य क्या हुआ? विस्तार हुआ। यानी हमारा साम्राज्य इतना बड़का था, वो साम्राज्य कहाँ तक हो जाएगा? यहाँ तक हो जाएगा। तो अपना साम्राज्य यानी कोई छोटा देश, कोई बड़ा देश कोई छोटा देश को जबरदस्ती कब्जा कर लेना। कोई बड़ा देश कोई छोटा देश के ऊपर अपना अधिकार जमाता था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कोई बड़ा देश कोई छोटा देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोषण करना। यानी उसमें हम लोग क्या करते हैं? शोषण करना। तो साम्राज्यवाद क्या है? आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो साम्राज्यवाद क्या है? जब कोई बड़ा देश, क्या कहेंगे? जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश पर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा लेता है, जिसे क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद कहते हैं। और साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ होता है शोषण करना। क्या होता है साम्राज्यवाद का शाब्दिक अर्थ? शोषण करना होता है। और यहाँ से मैंने 2 क्वेश्चन पूछता है। एक तो ये पूछता है 1789 के फ्रांस के क्रांति का कारण बताइए। 1789 के फ्रांस की क्रांति का कारण बताइए। क्या पूछता है? 1789 के फ्रांस का क्रांति का कारण क्या? तो 1789 के फ्रांस का क्रांति का कारण क्या था? सबसे पहले कारण था जो लुई शर्मा एकदम निरंकुश राजा थे, जो शासन करना तो जानते थे लेकिन भलाई करना नहीं जानते थे। उसके बाद इनके समय में समान अधिकार किसी को नहीं था। पादरी वर्ग के लिए अलग व्यवस्था था, कुलीन के लिए अलग व्यवस्था था, यानी गरीब आदमी के लिए अलग और पैसा वाला के लिए अलग व्यवस्था था। ये सबसे इसका नीच हरकत था। समझ गए? यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता है, जो ये क्वेश्चन में VVI लगा लेंगे, जो 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बताए। 1789 के फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण बताए। तो 1789 के क्रांति के समय में राजा कौन था? लुई शर्मा था। इन्होंने एकदम एक निरंकुश राजा थे। कौन से राजा थे? निरंकुश राजा। अब इसके समय में 2 ही आदमी का बनता था, एक तो पादरी, दूसरा कुलीन। बाद बाकी के लिए क्या था? दिक्कत। तो लिख देंगे 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिकी कारणों को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति के समय निरंकुशवादी शासन कौन था? लुई शर्मा था।
निरंकुशवादी शासक कौन था? लुई 16वां था। इसके काल में भ्रष्टाचारी का बोलबाला था, और ये इसके समय में निरंकुशवादी यानी लुई 16वां के समय में किसका बोलबाला था? भ्रष्टाचारी का। और सभी प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब थी, और सभी प्रदेश क्या था? उसका स्थिति एकदम बद से बदतर था, समझ गए। जबकि पादरी एवं कुलीन वर्ग की स्थिति अच्छी थी। इनके समय में बस 2 आदमी ठीक था, एक पादरी और दूसरा कुलीन। इसके क्रांति के मार्ग को वॉल्टेयर, रूसो तथा मोंटेस्क्यू ने और आगे बढ़ाया। यानी और ये दोनों और जो था क्या करता था? वॉल्टेयर, रूसो और मोंटेस्क्यू, ये क्या करता था? उसके बाद को और बढ़ावा देता था। तो 1789 के क्रांति का यही मूल्य कारण था, जो आदमी को दिक्कत होता था, और भ्रष्टाचारी का क्या था? बोलबाला था। उस समय कौन राजा था? लुई 16वां था, समझ गए। अब देखिए, इसके बाद इसके समय में दिक्कत क्या था? इसके शासन काल में क्या क्या समस्या था? इसके क्रांति का मुख्य कारण क्या था? ये जो 1789 की क्रांति हुआ, इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण ये था, जो इनके समय में यातायात यांत्रिक इनके समय में इनके जो समय थे ना इनके समय में सम्मान अधिकार किसी को न था। आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क था, नाप तौल के लिए अलग पद्धति थी, और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग की भी अलग पद्धति थी। तो इनके समय में इसका जो है ना, इनका क्या कहते हैं, क्रांति का जो मुख्य कारण था। और इसमें सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या था? तो ये बात यहाँ से एक क्वेश्चन ये वाला पूछता है, जो 1789 के क्रांति की 1789 ईस्वी के फ्रांस की क्रांति के बाद किया गया मुख्य काम को लिखे, कार्य को लिखे। यानी 1789 का जो क्रांति के बाद जो काम हुआ, उस काम के बारे में लिखे। और ये भी क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। तो यहाँ पे VVI लगा के लिख देंगे। सबसे पहले इन्होंने नेशनल असेंबली के क्या की? स्थापना की। इन्होंने सबसे पहले नेशनल असेंबली के क्या हुआ? स्थापना हुआ। नेशनल असेंबली कहने का मतलब ये हुआ, जो पढ़े लिखे आदमी आएंगे और उसे क्या करेंगे? पढ़े लिखे आदमी आके बैठेंगे और जनता के हित के बारे में क्या करेंगे? सोचेंगे। यानी नेशनल असेंबली की स्थापना हुआ, जिसमें पढ़े लिखे लोग आते और बैठ के जनता के भलाई के बारे में सोचते। और दूसरा, नया संविधान बनाया गया। नया क्या बनाया गया? संविधान, यानी नया संविधान भी बनाया गया। उसके बाद सभी को सम्मान अधिकार दिया गया। सभी आदमी को क्या दिया गया? सम्मान अधिकार दिया गया। उसके बाद समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। समानता व्यवस्था जो था, यानी खेत किसी और का, अधिकार किसी और का, उस चीज को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। उसके बाद आंतरिक यातायात निर्यात को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। ये आंतरिक यातायात निर्यात क्या हुआ वो समझिए। जैसे कि यह क्या है? ये फ्रांस है। ये फ्रांस में छोटा छोटा ये क्या है? राज्य है। क्या है? राज्य। मान लेते ये भारत है। ये क्या है? भारत है। भारत के छोटा छोटा क्या है? राज्य। ये क्या है? राज्य। मान लेते हैं, देखिए जैसे ये यूपी है, ये बिहार है। बिहार से हमें यूपी जाना, तो हमें टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता था? टैक्स। मान लीजिए हम मुंबई में, हमें दिल्ली आना, तो हमें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। जैसे हम दिल्ली में, हमें हरियाणा जाना, तो क्या देना पड़ता था? हमें टैक्स देना पड़ता था। यानी इससे क्या था? आदमी तंग हो चुका था। अब हम लोग स्वतंत्र है, अपने भारत में कहीं भी जाके एकदम नौकरी कर सकते है ना, स्वतंत्र। हम अपने पूरे भारत में किसी भी राज्य में जाते तो हमें कोई प्रकार का टैक्स लगता है? नहीं। कोई प्रकार का वीजा पासपोर्ट लगता है? नहीं। तो वहां पे क्या था? आंतरिक यातायात निर्यात शुल्क था। यानी हम बिहार में है, हमें दिल्ली जाना है, हमें क्या देना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। इसको भी क्या किया? खत्म किया। इसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसे भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया। चलिए, उसके बाद नाप तौल की सम्मान पद्धति अपनाया गया। यानी नाप तौल में भी क्या था? जैसे कि कुलीन वर्ग जाते थे तो उसके लिए अलग नाप तौल था, राजा जाता था तो उसके लिए अलग नाप तौल था। उस सबको भी क्या किया? खत्म करके एक सम्मान किया। उसके बाद फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया। सब देश का अपना अपना भाषा होता है, जैसे हमारे भारत का हिंदी भाषा है, उसी तरह से वहां में फ्रांस में कौन भाषा को राष्ट्र भाषा की दर्जा मिला? फ्रेंच भाषा को क्या मिला? दर्जा मिला। और अपना एक अलग राष्ट्रगान बनाया गया। सभी देश का अपना अपना राष्ट्रीय गान होता है, जिस तरह से हमारे देश का भी है, उसी तरह से इसका एक क्या अपना राष्ट्रीय गान बनाया गया। समझ गए। अब बताइए, इतना यदि इतना तरह के परेशानी हो आएगा और इतना तरह का कष्ट देगा, इस व्यक्ति को क्या किया जाएगा? बताइए। यानी इतना तरह के जो कष्ट झेले होंगे इनके समय में, तो वो आदमी क्या कर सकते हैं? बताइए। उसे तो मार देना चाहिए। उसे क्या कर देना चाहिए? मार देना चाहिए।
अब सोचिए यदि हम लोग इसके बारे में इतना पढ़ते हैं तब मन करता है मार देना चाहिए। अब जिस आदमी पे ये घटना बीतता था, देखिए हम लोग सिर्फ सुने हैं तो खून खोलता है जो उसे मार देना चाहिए इतना बेकार राजा को। लेकिन जिस आदमी पर यह घटना गुजरा था उस आदमी का मन कैसा होता, उसका भी मन यही हुआ। लास्ट में क्या किया, मार दिया। लास्ट में क्या किया, मार दिया। इसे कहते हैं गिलोटिन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गिलोटिन। इसे क्या कहते हैं, गिलोटिन। अब इसमें क्या होते हैं, ये रस्सी होते हैं। ये जब रस्सी को खोलते हैं ना तो ये क्या होता है, ये नीचा आता है। ये क्या होता है, नीचा आता है। अब इसमें क्या करता है, मूवी को पैसा दिया जाता है। इसमें क्या करता है, उस राजा के मूवी को देख रहे हैं, यहाँ पे सब आदमी पकड़ के क्या किया, मूवी को पैसा दिया। मूवी को पैसा के अब इस डोरी को जैसे क्या किया, छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, इसमें इतना क्षमता होता था, गर्दन को क्या करता था, एक के बाद 6 इंची छोटा कर दिया। घुसाने के बाद कितना इंची छोटा हो गया, 6 इंच। इसमें मूवी घुसाओ और 6 इंच को छोटा कर दो। मूवी घुसाओ कितना इंच छोटा कर दो, 6 इंच सीधे छोटा कर दो। और यही नहीं किया, इसका पत्नी को भी इसी में मूवी डाल के काट दिया। और मूवी को काटने के बाद देखिए इस तरह से प्रजा सब हाथ में लेके ऐसे ऐसे झूला झुला रहे हैं और आदमी सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ गए, आदमी सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। समझ गए। तो यही गिलोटिन पे देके राजा को क्या किया, काट दिया। और काटने के बाद क्या होता है, अब सुनिए। अब इसे काटने के बाद अब इसके समय में एक नेपोलियन था। कौन था, नेपोलियन। अब इसका जीवन अंत होता है। अब उसके बाद आता है अब नेपोलियन। 1789 के क्रांति के समय में नेपोलियन क्या था, सेनापति था। फ्रांस का जो क्रांति हुआ 1789 का जो क्रांति हुआ उस समय में नेपोलियन क्या थे, नेपोलियन सेनापति के रूप में काम करता था। किसके रूप में, नेपोलियन। नेपोलियन सेनापति के रूप में काम करता था। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुआ 1789 की, उस समय में नेपोलियन सेनापति के रूप में क्या करते थे, काम करते थे। क्या चीज के रूप में काम करते थे, सेनापति के रूप में काम करते थे। अब सुनिए, अब जैसे ही वो मरा लुई सोल्मा, तब इन्होंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। नेपोलियन ने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इन्होंने फिर से क्या किया, 1789 में राजनीतिक में प्रवेश कर गया। किसमें, राजनीतिक में। समझ गए, राजनीतिक में क्या किए, प्रवेश किए। कब प्रवेश किए राजनीतिक में नेपोलियन बोनापार्ट, 1789 में क्या किए, राजनीतिक में प्रवेश कर गए। अब वो सोचा इससे अच्छा मौका है ही नहीं, इससे अच्छा मौका है ही नहीं। इन्होंने 1789 में क्या किया, राजनीतिक में प्रवेश किया। राजनीतिक में क्या किया, प्रवेश किया। और 1789 के क्रांति के समय में उन्होंने सेनापति था। सेनापति के मतलब समझे, यानी बहुत सारा सेना का एक हेड होता है ना, बहुत सारा सेना का एक क्या होता है, हेड होता है, उसी को क्या कहते हैं, सेनापति कहते हैं। और नेपोलियन को छोटा मोटा आदमी नहीं गिनती किया जाता था, सेनापति पूरे इतिहास के, विश्व के इतिहास के सेनापति माना जाता था। समझ गए, पूरे विश्व इतिहास के सेनापति से माना जाता था। किसको, नेपोलियन को। नेपोलियन का बचपन का नाम क्या था बताइए। और इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया 1789 में। उसके बाद इन्होंने 15 साल बाद ये 1804 ईस्वी में 18 मई 1804 में क्या बन गए, सम्राट बन गए। क्या बन गए, सम्राट। कब बन गए, 18 मई 1804 ईस्वी में इन्होंने क्या बन गए, सम्राट बन गए। और उसके बाद इन्होंने एक अपना संविधान बनाया। इन्होंने एक अपना संविधान बनाया, जिस संविधान को क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहते हैं। इन्होंने अपना एक क्या बनाया, इन्होंने नेपोलियन ने क्या बनाया, नेपोलियन ने क्या बनाया, अपना संविधान बनाया। क्या बनाया, अपना संविधान बनाया। संविधान को क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपोलियन, नेपोलियन संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता। क्या कहते हैं उस संविधान को, नेपोलियन संहिता। बाबू हर एक देश का अपना एक संविधान का किताब होता है। जिस तरह से हमारे देश भारत का भी संविधान का किताब है ना, हमारे देश भारत का भी संविधान का किताब है, उसी तरह से सभी देश का अपना कानून का एक किताब होता है। समझ गए,
सभी देश का अपना कानून का क्या होता है, पोथा होता है। जिस तरह से ये अपना संविधान किताब का नाम क्या लिखा था, कानून का किताब का नेपोलियन संहिता नाम रखा था। क्या रखा था, नेपोलियन संहिता। अब इसका बचपन का नाम क्या था, नेपोलियन दी बोनापार्टे। क्या नाम था, नेपोलियन दी बोनापार्टे। अब देखिए, अब इन्होंने 1789 में प्रवेश की, अब 1804 में नेता बने। तो क्या 15 साल बीच में समय गद्दी खाली था, नहीं, 15 साल बीच में गद्दी खाली नहीं था। उस समय क्या था, लुई 17वां राजा थे, लेकिन आपके किताब में लुई 17वां का चर्चा नहीं है, इसलिए हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। इन्होंने बहुत वादा किए, बहुत वादा। अब नेपोलियन एक अच्छे व्यक्ति थे, समझ गए। चलिए, तो यही नेपोलियन है। तो नेपोलियन के बारे में बता देते हैं, यही नेपोलियन है, समझ गए। यही क्या है, नेपोलियन है। यही कौन है, नेपोलियन है, समझ गए। चलो, यही क्या है, नेपोलियन, समझ गए। फोटो देख लीजिए, यही है नेपोलियन। इन्होंने 1789 में क्या किए, 1789 में राजनीतिक में प्रवेश किया ना, राजनीतिक में क्या किए, प्रवेश किए, समझ गए। अब सम्राट कब बने, 1804 में। कब सम्राट बने, 1804 में। इन्होंने क्या बने, सम्राट मतलब राजा बने। कब बन गए, 1804 में इन्होंने क्या किया, राजा बन गए, समझ गए। चलिए, इसका बचपन का क्या नाम था, बचपन का क्या नाम था, नेपोलियन दी बोनापार्ट। नेपोलियन दी बोनापार्ट, इनका नाम क्या था, नेपोलियन दी बोनापार्ट, समझ गए। इसका जीवनी के बारे में अब हम लोग जानकारी ले लेते हैं, समझ गए। इसका जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इनका जन्म कब हुआ था, 15 अगस्त 1769 ईस्वी को, समझ गए। चलिए, इसका बचपन का क्या नाम था, नेपोलियन दी बोनापार्ट। इन्होंने फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। इन्होंने जब फ्रांस में क्रांति हुआ था, उस समय में इन्होंने सेनापति के रूप में क्या कर रहा था, काम कर रहा था, समझ गए। और इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापति गिना जाता था। पूरे इतिहास में इसे विश्व का सबसे बड़ा सेनापति के रूप में गिनती किया जाता था, समझ गए। उसके बाद 1789 में फ्रांस की राजनीति में इन्होंने क्या किया, प्रवेश किया। इन्होंने कब प्रवेश किए, 1789 में क्या किया, राजनीति में प्रवेश किए। आपसे पूछेगा नेपोलियन राजनीतिक में कब प्रवेश किए, तो 1789 में। उसके बाद आपको पूछेगा नेपोलियन राजा कब बना, तो 1804 ईस्वी में, 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया और अपना एक अलग कानून बनाया, जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसे क्या चीज के नाम से जाना जाता है, नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, समझ गए। तब इससे आगे कल जानकारी नेपोलियन के बारे में विशेष रूप से आपको हम कल जानकारी देंगे। आज की क्लास को क्या करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास कैसा लगा, समझ गए, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। समझ गए। वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।